ग्रो FM3 पर फिर एक बार। कैसा हो अगर आप पैसे कमाने के लिए घर छोड़कर कहीं और जाओ और पता नहीं कब आपके जान पर बन आए। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी आज की इस कहानी में रोहन के साथ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज पहली बार मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है और मुझे डर है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, इसलिए ये डायरी में लिख रहा हूं। जो अभी अजीब सी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दी वो इस गांव के एक कुएं से आता है। मैं आया था इस गांव के भलाई के लिए, यानी इस गांव में एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था। मेरा घर दिल्ली में है और मैं यहाँ हरियाणा के एक गांव में अपना काम पूरा करने आया हूँ। वैसे ये कहानी मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो मुझे कुछ लोगों ने बोला भी था कि रुकिए सर, इस गांव में कुछ लोग काम या फोटोग्राफी या कोई प्रोजेक्ट करने के लिए गए थे पहले भी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कोई नहीं जानता। बस वो सभी इस गांव में दोबारा नहीं जाना चाहते थे और ऐसा ही कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में भी हुआ होगा, इसलिए तो इतनी कीमत मिल रही है। मेरी बात मानिए सर, इस गांव में जाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। मैं इन्हीं बातों को इग्नोर करके आया था। मैं क्या, कोई भी इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देगा आजकल के दौर में। आज रात मेरी नींद उड़ गई जब फिर से एक बार आधी रात को ये आवाज़ सुनते सुनते मैं उस खिड़की से साफ साफ देख पा रहा था उस कुएं की ओर। कुएं में जो सूली लगी हुई थी वो भी इसी आवाज़ के साथ साथ हिल रही थी। आसपास जो पेड़ लगे हुए थे वो भी हिल रहे थे बिना किसी हवा के। मैंने खिड़की को बंद करके कपड़े से ढक दिया ताकि आवाज़ ना आए। आवाज़ कम ज़रूर हुई लेकिन बंद नहीं हुई। खैर, जैसे तैसे मैं सोया। अगली सुबह में मैंने काम शुरू कराया। एक बात तो है कि यहाँ मजदूर बहुत हैं और अच्छा स्वभाव के हैं। मैंने सारा काम समझाकर दोपहर को उस कुएं के पास आया तो कुआं इतना गंदा था कि देखा नहीं जा रहा था। कुएं के अंदर छोटे छोटे पेड़ और कीड़े मकोड़े और सांप भी और पत्थर भी गिरे हुए थे। गंदगी और जंगल के कारण गहराई पता नहीं चल रही थी। मैं एक छोटा सा पत्थर का एक टुकड़ा नीचे फेंकने ही वाला था कि तभी मेरे एक मजदूर ने आकर मुझे रोका और कहने लगा कि आप यहाँ मत आइए। मैंने जब वजह पूछी तो वो कुछ साफ साफ नहीं बता रहा था, तो मैंने कहा कि कल इसे साफ कर देना। शाम हो गया था तो सबको अपने अपने घर भेज दिया और मैं घर में वीडियो कॉल पर बात करने लगा। नेटवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं इस गांव में। आज रात को मैं सोया तो आज कुछ अलग हुआ। भले ही मुझे उस गांव में ज़्यादा लोगों ने उस कुएं का किस्सा सुनाया है, लेकिन आज आवाज़ कुएं से नहीं, मेरे पास ही के एक और मजदूर के घर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रूम के चारों तरफ अफरा तफरी मच गई हो। 5 या 7 लोग चारों तरफ दौड़ रहे थे। ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैं डर के मारे अपने कमरे के गेट के साइड में आकर हाथ में डंडा पकड़ के छुप रहा था। कोई गेट को खोले और अगर मुझे ज़रा सा भी खतरा महसूस हुआ तो सामने वाले की खैर नहीं। आप विश्वास करोगे या नहीं कि मेरे पैर बहुत कांप रहे थे और कम वक्त सूसू भी मुझे अभी ही लगी, लेकिन सब कुछ संभालते हुए मैं सीधा चुपचाप खड़ा था। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारे गुंडे ने मुझे घेर रखा था। अब मुझे सब्र नहीं हो रहा था। बहुत वक्त से मैं खड़ा था, इसलिए मैंने अपने ही तरफ से दरवाजे में लॉक किया तो कोई जवाब भी नहीं मिला। और अब मैं गेट को खोलने ही वाला था कि मेरे फ़ोन में रिंग बजी। किस्मत अच्छी थी कि मेरे फ़ोन वाइब्रेट मोड में था।
कॉल पिकअप किया तो वहां से आवाज आई, सर सर कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलियो, वरना वो आपको छोड़ेंगे नहीं। सोने का नाटक करो बस। सर जी, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। अब ये सुनने को मिला मुझे। बिस्तर पर लेटकर मैं मुंह को चादर से ढका सोने का नाटक करते हुए मैं देख रहा था कि कौन क्या करता है। अगर गुंडा वगैरह हो तो वो आराम से अंदर आ सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे रूम में नहीं हूँ। बस एक छोटा सा कमरा और गेट को तो कोई भी आदमी तोड़ सकता है। और इस घर में एक भगवान जी का फोटो और कुछ पूजा करने का सामान भी है। ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लगी पता ही नहीं चला। अगले दिन मैंने इसी मजदूर को पूछा जिसने मुझे फ़ोन किया था रात के समय। मैंने पूछा कि आखिर हो क्या रहा था, लेकिन वो मजदूर मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन कुछ भी वो बोलता इससे पहले उसकी हालत खराब हो गई। माथे से पसीना बहने लगा, इधर उधर देखने लगा। शायद वो किसी को देख रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। और मुझे बुरा तो तब लगा जब वो बिना कुछ बोले ही मुझसे नज़रें हटाकर अपने काम में लग गया। और ऐसे लगा जैसे मैंने उसे कुछ पूछा ही ना हो। मुझे उससे भरोसा उठ गया। तो मैं वहाँ से हटकर इस पुराने कुएं के पास आया और इसे साफ कराने लगा। और आज शाम के वक्त एक मजदूर मुझसे मिलकर मुझे कहने लगा कि भाई साहब, आपका कमरा ठीक जगह पर नहीं है। सामने वो भूतिया कुआं है, क्या पता आपका जान खतरे में हो। इस गांव में थोड़ा नहीं, बहुत सावधानी बरतिएगा साहब, क्योंकि जो चीज़ इस गांव में है वो रूप भी बदल सकता है। ये सब सुनकर मेरे शक अब और भी बढ़ गया, क्योंकि हर मजदूर मुझे सम्मान तो देते लेकिन मेरे साथ उतने घुलते नहीं। लेकिन वो श्रीकांत जिसने मुझे फ़ोन किया था रात को, वो मेरे करीब होने की कोशिश कर रहा है। कहीं वो ही खतरा तो नहीं। पूरा दिन मेरा सर चकराते चकराते यही सवाल घूम रहा था कि मैं शायद खतरे में हूँ। अब मैं इस गांव के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। रात को जब मैं सर में विक्स लगा रहा था तब ये कुत्तों की आवाज़ मुझे सताने लगी। एक तो मेरा सर पहले से ही फटा जा रहा था और ये कुत्तों की आवाज़ दर्द को और बढ़ा रहा था। जब मैं बाहर जाकर हाथ में पत्थर लेकर कुत्तों को मारने ही वाला था कि मेरे हाथ रुक गए, ये देखकर कि सामने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन पूरे मैदान में कुएं के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था मुझे। मैं सोचने लगा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं कैसे यहाँ पर 1 साल बिताऊंगा। मैं इस परेशानी का हल गांव वाले से ही मांगूंगा। अगले दिन मैंने गांव के मुखिया से बात करी, ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार अपना कमरा बदल कर देखो। मैं अपने कमरे में वापस आया। मैंने सोचा कि ये लोग मुझे इस कमरे को बदलने को कह रहे हैं। मैंने बाकी रूम को चेक किया तो उनके रूम में और मेरे रूम में एक ही फ़र्क था, जो कि था वो ही भगवान का फोटो और छोटी मोटी पूजा करने वाला सामान। वो तस्वीरें कुछ ऐसे लगा हुआ था कि निकाला नहीं जा सकता, इसलिए उसे छोड़कर बाकी सारा सामान लेकर इस रूम में शिफ्ट हुआ। वैसे श्रीकांत एक अच्छा आदमी दिखता है, जो भी काम बोलूं वो ठीक से कर लेता है और करवा लेता है। जब रात हुआ मैंने खाना खाकर बस अभी अभी सोने ही वाला था कि कुएं से फिर से तभी मुझे याद आया कि मैंने तो कुआं साफ करने भी दिया था, चेक करना भूल गया था। तो मैंने सोचा कि अभी चेक करें, लेकिन डर तो ये था कि अगर भूत प्रेत ना हो फिर भी कोई जानवर या गलत इंसान भी मुझे नुकसान कर सकता है। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर ही लेते हैं। आज बाहर मैंने शाम को ही एक छोटा सा कैमरा भी लगाया था ताकि देख सकूं कि दौड़ने की आवाज़ कैसे होती है, और कुएं की आती हुई आवाज़ रुक नहीं रही थी। मैंने बस जल्दी से एक पत्थर लेकर उस कुएं की तरफ मारा और ढील मारने के बाद ही आवाज़ आना बंद हुआ, लेकिन साथ साथ शुरू हुई एक और आवाज़।
ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी भीड़ मेरे सीधे पीछे आकर खड़ी हो गई हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ कुआं ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव ही अजीब है। मैं डरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ा और सामने जो नज़ारा था, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद मर जाता हार्ट अटैक से। मेरे कुछ खास मजदूर ही नहीं और सारे मजदूर ही नहीं बल्कि पूरा गांव के लोग मेरे सामने खड़े थे और सारे के सारे मेरे तरफ ही एकटक देख रहे थे। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक सारा कुछ छोड़कर यहाँ पर आया हो। मतलब किसी के मुंह पर खाना लगा हुआ था, जैसे वो खाते खाते ही आया हो। कोई बाल काटते हुए और कोई कपड़े भी ठीक से नहीं पहने थे और कोई ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही हिल रहा था, सिर्फ मुझे ही देखे जा रहे थे। लेकिन जब मैं साइड में आया तो मुझे पता चला कि वो सभी मेरे तरफ नहीं उस कुएं की तरफ देख रहे थे। लेकिन पता नहीं आखिर क्या ही देख रहे थे। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी और मैं धीरे धीरे अपने पहले वाले रूम में गया, क्योंकि उसमें भगवान जी का फोटो लगा हुआ था। और उस रूम में मैं पहुंच ही चुका था। और जब मैं गेट को बिना आवाज़ किए खोलने की कोशिश में था, तब अचानक मैंने देखा कि पूरी भीड़ अब कुएं की तरफ नहीं, अब मेरी तरफ देख रहे थे सब के सब। ये देखकर मेरी फिर से खौफ इतनी बढ़ गई कि मेरी रूह कांप रही थी। खून के नसों में करंट दौड़ रही थी। सभी के आंखों के पुतलियां पूरे काले हो गए थे गुस्से से सारे मुझे ही देख रहे थे। मैं रूम के अंदर पहुंच चुका था और ये घर तो पवित्र है, तो शायद कोई इनसे बचने के लिए ही ये तरकीब लगाया होगा पूजा वगैरह की। लेकिन तभी मेरे मन में एक और सवाल घूमा, जो ये सब पूजा पाठ कर रहा था उसका कोई अता पता क्यों नहीं? हजारों सवाल माथे में घूम रहे थे। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मैंने गेट तो बंद कर चुका था, लेकिन गेट खोला तो वही सारे लोग अभी तक गए नहीं थे। सारे के सारे अपने उंगलियों का इशारा सीधे उस कुएं की तरफ की। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था, लेकिन उस भीड़ की बात टालने की हिम्मत नहीं था मेरा। शायद वो सब मुझे कुछ दिखाना चाहते हो। कहीं इन सभी भयानक चीज़ों के बीच कोई सच दबी हुई हो शायद। इसी ख्याल में मैं गया उस कुएं की ओर। जाते जाते मैं देख रहा था सारे के सारे गांव वाले और साथ में मुखिया जी भी थे वहां पर। सभी ने अपना नज़र को झुकाते हुए उस कुएं की तरफ उंगली कर रहा था। जब मैं उस कुएं तक गया तब वो मुखिया जी मेरे पास आए और नजरें झुकाते हुए मेरे कान के पास आकर बोला, मुझे माफ कर देना। जैसे आपके मन में एक सवाल है कि ये डायरी आखिर किसने लिखी, तो ये सवाल अब तक सवाल ही है। अगर आपको भी ऐसे ही कहानी भेजना है तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगली वीडियो में।